Hello students, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So in last session we have started the next chapter of macroeconomics and the name of chapter is income determination and multiplier. So in last session we have already discussed about the short run equilibrium output, and in this topic we have discussed about the AD and AS approach of getting equilibrium. In today's session we are going to discuss about the saving and investment approach for getting equilibrium, and along with this we will also discuss about the investment multiplier. ओके सो लेट्स स्टार्टेड। तो हम लोग का आज का सबसे पहला टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर गेटिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम में इक्विलिब्रियम लेवल पाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। लुक, जैसे एडी और एएस अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा था। एडी और एएस अप्रोच में क्या था कि अकॉर्डिंग टू किन्स मतलब जो भी होगा अकॉर्डिंग टू किन्स इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे हम तभी आएंगे जब एडी इज इक्वल टू एएस हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन द सेम वे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये कहता है कि व्हेन सेविंग बिकम्स इक्वल्स टू द प्लान इन्वेस्टमेंट टू द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, देन वी कैन से दैट एन इकोनॉमी इज या फिर देयर इज अ इक्विलिब्रियम लेवल इन इनकम। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनकम में इक्विलिब्रियम लेवल क्रिएट हो चुका है। तो जैसे हम लोगों ने एडी और एएस अप्रोच में थ्रू द शेड्यूल थ्रू द ग्राफ देखा था, वैसे हम लोग एस और आई अप्रोच यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को भी वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द शेड्यूल एंड एज वेल एज विद द ग्राफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सिंस हम लोग का ये क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, सो हम लोग को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कॉलम की जरूरत पड़ेगी। अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो नीड द कॉलम ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड कंजप्शन वी विल गेट द कॉलम ऑफ सेविंग। तो देखो वही कल वाला मैंने टेबल यूज किया है, देयर इज नथिंग चेंज। आप चाहो तो खुद से भी कॉलम क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिक्स एंड मतलब कुछ भी मैंने बताया है कि किस तरीके से बनाते हैं हम लोग अपने टेबल को। ओके, सो दिस इज आवर चार्ट, दिस इज आवर टेबल इन विच इनकम इज गिवन विच इज 0, 100, 200 till 600. ओके, and next one is consumption 40 and 180. That means I am taking here I have taken a 80 interval. Okay, in this way I have prepared the column of consumption. Next one is saving. How will we find saving? Income minus consumption. In this way we can calculate the saving. तो इस तरीके से हम लोग का सेविंग फाइंड हो गया। और इन्वेस्टमेंट फिर से वहीं पे देखो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, वही एजम्पशन है कि यहाँ पे जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं दैट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज प्लान इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? याद रखना। तो यहाँ पे मैंने 40 ले लिया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ध्यान से थोड़ा सा चार्ट को देखो, ठीक है, ध्यान से समझते हैं हम लोग चार्ट को। अगर चार्ट को आप लोग देखोगे तो कुछ चार्ट नहीं, चार्ट अगर आप चार्ट को देखोगे तो टिल 0 टू मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड टिल 300, अगर 0 से 300 तक का लेवल का आप देखो तो 0 से 300 तक के लेवल में अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग है, यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग से ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छे से कि ये ज़्यादा है तो क्या सोल्यूशन निकालें जिससे कि इक्विलिब्रियम लेवल क्रिएट हो जाए। तो अगर आप 0 से 300 तक का लेवल देखो तो इन दिस टाइमिंग इन दिस कंटेंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट क्या है, वो सेविंग से ज़्यादा है। अगर आप 400 इनकम के नीचे जाओ यानी कि 500 और 600 लेवल को देखो तो यहाँ पे क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट सेविंग से क्या है, कम है। अब इन दोनों के बीच में एक महाशय ये दिख रहे हैं जो ये डिनोट कर रहा है कि इनकम इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है, इक्वल है। एंड दिस पोजीशन इनकम एंड व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, बार बार देखो इनकम में बोल रही हूँ, सॉरी इनकम नहीं इन्वेस्टमेंट, तो ये टाइमिंग या फिर ये कंडीशन व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। इज इट क्लियर? नाउ वी विल गो थ्रू द ग्राफ और हम देखते हैं कि कैसे ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम का पोजीशन हम लोग पा सकते हैं। इज इट क्लियर? लुक, अब देखो मैं ग्राफ बनाऊंगी तो कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। क्यों नहीं समझ में आएगा? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना। देखो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सारे वीडियोस को देखो, स्पेशली अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर्स को आप देखो, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है। अभी मैं बना दूंगी ग्राफ, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको क्लियर ही नहीं होगा, पल्ले में नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से चला गया, इस एक हो गया इस घाट तो दूसरा हो गया इस घाट। तो प्लीज़ आप सारे वीडियोज़ को देखो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सिंस मैंने ये जो अभी मैं ग्राफ बनाने जा रही हूँ, आप ऑलरेडी मेक दिस ग्राफ। देखो हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम लोगों ने बताया था ना, क्यों? क्योंकि
ऐसा क्यों है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट ग्राफ है वो x के पैरेलल है, क्योंकि इन एवरी लेवल ऑफ इनकम आर इन्वेस्टमेंट इज सेम। हर एक इनकम के लेवल पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है। ऐसे एट द लेवल ऑफ 0 इन्वेस्टमेंट इज 40, 140, 240, हर एक लेवल ऑफ इनकम पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, 0 है। तो इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कर्व था दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हमको सेविंग का कर्व बनाना है। तो देखो सेविंग को आप देखोगे तो एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ -40। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग का जो सेविंग कर्व था वो कुछ इस तरीके से बना था। क्यों यहां से बना था, क्योंकि ओरिजिन के नीचे हमारे नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाते हैं, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट। सिंस एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ नेगेटिव सेविंग, तो हमारा स्टार्टिंग यहां से हो गया। तो ये सेविंग, क्योंकि सिंस एज इनकम इज इंक्रीजिंग आवर सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो ये भी हमारा अपवर्ड स्लोप बनते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेविंग का कर्व हो गया। अब देखो, अब ध्यान से बात समझना, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, इस इंटरसेक्शन के नीचे अगर हम जाएं, ठीक है, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के अगर हम नीचे जाएं तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग से ज्यादा है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, कंज्यूमर और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको समझना है। ये जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से क्या है, ज्यादा है। तो ये एरिया ये शो कर रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सेविंग है वो कम कर रहे हैं, और खर्च यानी कि जो खर्चे हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन, जो मतलब कि उनकी एक्सपेंडिंग हो रही है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इस पोजीशन में क्या हो रहा है, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग है, सेविंग से ज्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो ये क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, सेविंग को कम कर रहा है और इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। सॉरी, कंज्यूमर ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, कंज्यूमर सेविंग कम कर रहा है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है। तो फॉर गेटिंग इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे, या कंज्यूमर क्या करेगा, देखो कंज्यूमर हम तो भाई यहाँ पे सेविंग कम कर रहे हैं, वो तो शो हो ही रहा है क्योंकि ये ग्राफ ही डिनोट कर रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारे फर्म्स होंगे वो प्रोडक्शन को क्या करेंगे, और इंक्रीज करेंगे। जो हमारे फर्म्स होंगे वो प्रोडक्शन को और इंक्रीज करेंगे, और तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ओके, बात मेरी समझना। इस पोजीशन में क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, यानी सेविंग हमारी कम है। तो ये शो कर रहा है कि जो कंज्यूमर्स है वो सेविंग्स को कम कर रहे हैं, वो सेविंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को और इंक्रीज करेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही तब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाएं, इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, ये थर्ड वाला जो रिमार्क था ना, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि सेविंग ज्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम पालने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे उनको प्रोडक्शन क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। जब हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन को कम करेंगे, और तब तक कम करेंगे जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही हम इस पोजीशन पे आ गए जहां पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है दोनों क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। सो एट दिस लेवल वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम प्राप्त हो जा रहा है, मिल जा रहा है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर गेटिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमारा हो गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये दो इंपॉर्टेंट थे, एडी और एएस, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो इससे रिलेटेड दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जो कि आने वाली वीडियोस में डिस्कस होंगी। तो ये जो सारे वीडियोस रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो बी विथ में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। लुक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो जैसे कि एडी और एएस अप्रोच में किन्स ने अपना योगदान दिया था, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी किन्स, जेएम किन्स का बहुत योगदान है, पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत योगदान है भाई। तो जो किन्स का कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। ओके, तो मतलब उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि जब भी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी करेंगे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से जो फाइनल इनकम हमको मिलेगी वो हमारे इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब उनका क्या मानना था कि हम जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो फाइनल इनकम हमारी होगी वो इनकम हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सो मेनी टाइम्स ज़्यादा हो सकती है, वो के टाइम्स। और यहाँ पे जो ये के है दैट इज़ मल्टीप्लायर। आप ऐसे समझ सकते हो कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे मिलने वाली जो फाइनल इनकम होगी दैट वुड बी द के टाइम्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
और यही जो k है दैट इज मल्टीप्लायर। अब हम लोग एक बार फॉर्मूला डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डेफिनेशन सेज, ध्यान से समझना, सिंस दिस इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ किन्स, जेएम किन्स इज द फुल फॉर्म, उनका नाम है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि देयर इज अ इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम एंड दिस इंक्रीमेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होने की वजह से हमारे फाइनल इनकम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जितने टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर एंड दिस इज डिनोटेड बाई के। ओके, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, डेल वाई अपॉन डेल आई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग को मल्टीप्लायर का एमपीसी से और एमपीएस से रिलेशन पढ़ना है, बट बिफोर क्रिएटिंग द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स हमको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। देखो सिंस हमको पता है कि सिंस हमको पता है कि जो हमारा इनकम है इट हैज़ टू पार्ट्स, कंजप्शन एंड सेविंग। कंजप्शन और सेविंग इसके दो पार्ट्स है, तो वी कैन राइट कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। ओके, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेविंग है हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में भी पढ़े थे। सो वी कैन रिप्लेस दिस एस बाय आई। क्या हम लोग इस सेविंग को इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करो। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे हम लोग इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया है, चेंज इन इनकम कर दिया एंड दैट चेंज इन इनकम जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे डेल हमने यूज कर दिया, डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ चेंज। अब ध्यान रखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स का यही रूल है, इक्वल के दोनों साइड है, आप प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, देयर इज नो इफेक्ट इन द कैलकुलेशन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल वाई, दोनों तरफ हम लोग डेल वाई से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो दिस विल बिकम डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई प्लस डेल आई अपॉन डेल वाई। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो एट द प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी विल गेट 1, हमको 1 मिल जाएगा। अब डेल सी अपॉन डेल वाई थोड़ा सा याद करो, तो देखूँ मैं आज आप लोग को याद है कि नहीं। चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम में चेंजिंग होने की वजह से हमारे कंजप्शन में जो चेंजिंग होता है, इसके रेशियो को क्या कहते हैं, चलो बताओ जल्दी से। इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो डेल सी अपॉन डेल वाई के प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस डेल आई अपॉन डेल वाई। देखो ये कुछ मिलता जुलता तो इसी से लग रहा है। हमारा जो मल्टीप्लायर है दैट इज डेल वाई अपॉन डेल आई, और ये क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। तो हम के को रिवर्स कर दें, भाई के की वैल्यू ये है और अगर इसका जस्ट अपोजिट ही वैल्यू हो गया तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 1/k की। तो इसके प्लेस पे 1 हो गया, इसके प्लेस पे एमपीसी हो गया और इसके प्लेस पे 1/k हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग करो, समझो। अब इसी चीज को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/k, इस एमपीसी को हम क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। देखो 1/k अपने ही पोजिशन पे है और 1 एमपीसी को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस एमपीसी हो गया। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो हम 1/MPC को क्या कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा शिफ्ट करके इधर डिनोमिनेटर में ला दे रहे हैं और इस k को इधर भेज दे रहे हैं। तो देखो 1/1 माइनस MPC इधर आ गया और k इधर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक k और MPC के बीच का एक रिलेशन क्रिएट हो गया, यानी k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। और एज वी नो दैट 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कह सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, k इज इक्वल्स टू 1/MPS। सो दीज ऑल आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ k। ये हमारे k के 3 फॉर्मूलाज हो गए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे MPC और K में क्या रिलेशन होता है हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। मल्टीप्लायर और MPC में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ध्यान रखना कैसे, MPC के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आप कंजप्शन, अपने इनकम का ज्यादा पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, अपने चेंज इन इनकम का ज्यादा पार्ट क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ज्यादा कंज्यूम करने का मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर करना, और ज्यादा एक्सपेंडिचर करने का मतलब ज्यादा इनकम भी जनरेट करना। आपकी इनकम नहीं जनरेट हो रही है लेकिन आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो दूसरे की इनकम तो जनरेट हो रही है ना। और मल्टीप्लायर भी यही कहता है, इट शोज द इंक्रीमेंट इन द इनकम जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमारे इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो चेंजिंग आ रही है, दैट इज मल्टीप्लायर। सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। ओके, MPC और मल्टीप्लायर में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसी के साथ साथ हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है इसलिए ध्यान से थोड़ा सुन लेना।
मल्टीप्लायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये थोड़ा समझ लेते हैं। लुक, एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है, 0 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम लोग यहाँ 1 रखें तो ये 1 - 1 हो जाएगा। सो इन दिस वे डिनोमिनेटर विल बिकम 0 एंड द फाइनल फ्रैक्शन विल बिकम 1/0। इन दिस वे 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव। सो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, इन्फिनेटिव हो सकती है। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया तो फिर से पीछे जाके समझो, फिर नहीं, अगर फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना, बता दूंगी। और ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लायर के मिनिमम वैल्यू की। लुक, एमपीसी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, यानी 1 - 0, 1 - 0 विल बिकम 1 एंड फाइनल फ्रैक्शन वी विल गेट 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हमारा 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव हो जाएगी, और मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इज इट क्लियर? ये 1 वर्ड्स के देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो प्लीज आप लोग पढ़ना, समझना और रटो, इसको याद करो, समझो, सारी चीजें हो जाएंगी तैयार। तो इस तरीके से हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब हम के और एमपीएस की बात करें, अगर मल्टीप्लायर और एमपीएस की रिलेशन की बात करें तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा, ये मतलब ज्यादा एमपीएस का होना ये इंडिकेट करता है कि आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो, कंजप्शन कम कर रहे हो। तो अब कंजप्शन आप कम करोगे तो इनकम का जनरेशन ही नहीं हुआ, तो इनकम जनरेशन नहीं हुआ तो मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा। दैट्स वाई इन दोनों में इनवर्स रिलेशन, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? सो आई होप दिस ऑल वुड बी क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is बोलो इकोनॉमिक्स विद प्रिया। थैंक यू।